बीमार जमुना दास अपनी आखिरी सांस लेते हुए बिस्तर में पड़े थे। उनके पुत्र उनके पास ही खड़े थे। बच्चों, अब मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा, इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों हमेशा मिलजुल कर रहना, एकता में बड़ी ताकत होती है। इतना बोलकर जमुना दास मरते मरते केवल एक ही शब्द बोल पाए, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी बोलकर जमुना दास की सांसें थम गईं। उनके अंतिम संस्कार के कुछ दिन बाद ही बिरजू और रतन के बीच संपत्ति को लेकर झगड़ा होने लगा। देख रतन, सारी संपत्ति अब मेरी है। मैं ही व्यापार में हमारे पिताजी का हाथ बटाता था और तुमने तो कुछ किया ही नहीं। बिरजू, पिताजी ने कहा था हमें मिलजुल के रहना चाहिए। हाँ, लेकिन पिताजी के आखिरी शब्द याद हैं? उन्होंने बैलगाड़ी कहा था। इसका मतलब समझता है? नहीं तो इसका मतलब ये है कि पिताजी ने अपनी संपत्ति में से तुझे सिर्फ बैलगाड़ी देने के लिए कहा था। बाहर बैलगाड़ी पड़ी है, उसे लेकर चलता बन। भैया, ये बैलगाड़ी लेकर मैं कहाँ जाऊँगा? कहीं भी जा, लेकिन मेरा पीछा छोड़। तो क्या आप पिताजी के संपत्ति में से मुझे कुछ भी नहीं देंगे? फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। चल निकल जा यहाँ से। बिरजू ने सारी संपत्ति हड़प कर रतन को घर से बाहर निकाल दिया। रतन और राधा रोते हुए बैलगाड़ी लेकर जंगल की ओर चले गए। पर भगवान पर भरोसा रखो राधा, हमने किसी का बुरा नहीं किया है, इसीलिए हमारा बुरा कभी नहीं होगा। इससे बुरा क्या होगा कि इस वक्त हम जंगल में भटक रहे हैं? पता नहीं बड़े भैया ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन अब हम क्या करेंगे? हमारे पास इस बैलगाड़ी के सिवा कुछ भी नहीं है। चिंता मत कर राधा, रहने के लिए मैं जंगल में एक झोपड़ी बना दूंगा। रहेंगी झोपड़ी में, लेकिन हम खाएंगे क्या और इन बैलों को खिलाएंगे क्या? राधा की चिंता जायज थी। एक बात कहूँ, इन बैलों को जंगल में छोड़ दो, ये बेचारे अपना खाना खुद ढूंढ लेंगे। नहीं राधा, यह बैलगाड़ी पिताजी की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं इन बैलों को लावारिस की तरह बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। रतन कड़ी मेहनत से झोपड़ा तैयार करके रहने लगा। एक दिन एक साधु वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तब झोपड़ी के बाहर खड़ी बैलगाड़ी को देखकर चौंक गए। ये बैलगाड़ी यहाँ कैसे? ये वही बैलगाड़ी है जिसे बरसों पहले मैंने जमुना दास को भेंट की थी। बाबा, क्या आप मेरे पिताजी को जानते थे? हाँ, ये बैलगाड़ी मैंने उन्हें दी थी जब वो बहुत गरीब थे। बाबा, मैं जमुना दास का पुत्र हूँ। मेरे बड़े भाई ने मुझे घर से निकाल दिया है और मेरे हिस्से में केवल ये बैलगाड़ी ही आई है। रतन साधु को अपनी पूरी कहानी कहता है। रतन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बाबा बोले, तुझे नहीं पता कि तेरे हिस्से में क्या चीज आई है। बड़ा किस्मत वाला है तू। मैं समझा नहीं बाबा। ये कोई साधारण बैलगाड़ी नहीं है वत्स, ये एक जादुई बैलगाड़ी है। जादुई बैलगाड़ी? हाँ, इसकी खासियत ये है कि इसमें बैठकर तुम अपनी कल्पना से किसी भी स्थान पर जा सकते हो। इसमें बैठकर मैं किसी भी स्थान पर जा सकता हूँ? हाँ, लेकिन इसका उपयोग कैसे करूँ? मैं बताता हूँ। मान लो तुम इस बैलगाड़ी में बैठकर किसी खजाने की कल्पना करते हो, तो ये बैलगाड़ी तुम्हें खजाने के पास ले जाएगी। फिर तुम चाहे जितना सोना ले लो। ये सुनकर रतन खुश हो जाता है। लेकिन याद रखना, कभी लालच मत करना। इस बैलगाड़ी में बैठकर जो भी पाओ उससे गरीबों की मदद करना। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। क्या सोच रहे हो जी? सोच रहा हूँ एक बार इस जादुई बैलगाड़ी का उपयोग करके देखते हैं, हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। तो राह किसकी देख रहे हो? चलो, बाबा ने कहा है वैसा ही करके देखते हैं। रतन और राधा बैलगाड़ी के ऊपर बैठकर खजाने की कल्पना करने लगे। ए जादुई बैलगाड़ी, मुझे खजाने के पास ले चल। जादुई बैलगाड़ी से इच्छा जताते ही बैलगाड़ी हवा में उड़ने लगी। ये तो सच में उड़ते हुए हमें ले जा रही है। हाँ, ये तो सच में जादुई बैलगाड़ी है। जादुई बैलगाड़ी ने कुछ ही देर में दोनों को एक खजाने के पास पहुंचा दिया। रतन, ये देखो कितना सारा सोना है। हाँ हाँ, बाबा ने सच कहा था, हम जो कल्पना करेंगे ये बैलगाड़ी हमें वहाँ ले जाएगी। राधा और रतन ढेर सारा सोना लेकर बैलगाड़ी में सवार होकर बोले, ए जादुई बैलगाड़ी, अब हमें हमारी झोपड़ी पे पहुँचा दे। कुछ ही देर में बैलगाड़ी उन्हें झोपड़ी के पास पहुंचा देती है और दोनों सोना लेकर अंदर आते हैं। रतन, अब हम इस सोने का क्या करेंगे? कल सवेरे हम ये सारा सोना किसी जोहरी को बेच देंगे। हाँ,
और जोहरी जो धन देगा उसमें से आधा धन हम दान कर देंगे और आधा हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। अगले दिन सोना बेचकर रतन को काफी धन मिला। आधा उसने गरीबों में बांट दिया और बाकी बचे धन से गांव में एक बंगला खरीद लिया। जादुई बैलगाड़ी की मदद से कुछ ही समय में रतन गांव का सबसे अधिक धनवान व्यक्ति बन गया। रतन बहुत भला आदमी है, मेरी बेटी की शादी उसी ने करवाई है। अरे हाँ भाई, मेरा ऑपरेशन भी रतन ने ही करवाया है। सच में रतन इंसान नहीं भगवान का रूप है। रतन तेजी से तरक्की किए जा रहा था। वहीं बिरजू और उसकी पत्नी रतन की सफलता से जलने लगे थे। तुम्हारे भाई के पास इतना धन कहाँ से आया? पता नहीं। मुझे तो लगता है वो 2 नंबर का धंधा कर रहा है। पता नहीं, लेकिन वो क्या काम करता है ये मैं पता लगा कर ही रहूँगा। फिर बिरजू ने रतन पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक रात उसने रतन और राधा को बैलगाड़ी में बैठते हुए देखा। ए जादुई बैलगाड़ी, मुझे हीरे के खजाने के पास ले चल। और कुछ ही देर में बैलगाड़ी उन्हें हीरे के खजाने के पास पहुंचा देती है। फिर रतन ढेर सारे हीरे लेकर बैलगाड़ी में बैठ जाता है। ए जादुई बैलगाड़ी, मुझे अपने घर ले चल। जादुई बैलगाड़ी हवा से बात करती हुई कुछ ही देर में रतन को अपने बंगले पर पहुंचा देती है। अच्छा, तो ये बात है, ये बैलगाड़ी जादुई बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी का रहस्य बिरजू घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है। बैलगाड़ी देते समय आपकी बत्ती मारी गई थी। आपने अपने हिस्से में जादुई बैलगाड़ी क्यों नहीं ली? अगर मुझे पता होता कि वो बैलगाड़ी जादुई है तो मैं रतन को कभी नहीं देता। वो बैलगाड़ी तुम्हारे पिता की संपत्ति है और तुम बड़े भाई हो, इसलिए उस पर पहला हक तुम्हारा है। तुम सही कह रही हो, कल ही मैं उनसे बैलगाड़ी मांगने जाऊंगा। नहीं, वो जादुई बैलगाड़ी है, इसलिए रतन तुम्हें मांगने से नहीं देगा। जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसे छीन लेनी चाहिए। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मतलब तुम रतन की बैलगाड़ी की तरह दिखने वाली हूबहू एक नकली बैलगाड़ी बनवाओ और रात के वक्त उस बैलगाड़ी को बदल देना। हाँ, असली बैलगाड़ी हमारे पास आ जाएगी और नकली उसके पास रह जाएगी। अपनी पत्नी के कहने पर बिरजू ने रतन की बैलगाड़ी की तरह दिखने वाली हूबहू एक नकली बैलगाड़ी बनवा ली और रात के अंधेरे में नकली बैलगाड़ी रतन के घर पर रखकर असली बैलगाड़ी अपने घर ले आया। ये जादुई बैलगाड़ी अब हमारी है। इसकी मदद से अब हम भी अमीर बन जाएंगे। हाँ, चलो जल्दी से इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। बिरजू और उसकी पत्नी बैलगाड़ी में बैठ गए और अपनी पहली ख्वाहिश जाहिर करते हुए बोले, ए जादुई बैलगाड़ी, हमें हीरों की खान में ले चल। बैलगाड़ी उड़ते हुए उन्हें कोयले की खान में ले आती है। ये क्या, मैंने हीरे की खान मांगी थी, कोयले की नहीं। लगता है तुमसे कहने में या इसके सुनने में कोई भूल हो गई है। अपनी ख्वाहिश दोबारा बोलो। बिरजू ने बैलगाड़ी से अपनी दूसरी इच्छा जाहिर की। ए जादुई बैलगाड़ी, मुझे इसी वक्त अपने घर ले चल और मेरी सारी संपत्ति को दुगना कर दे। चल अब जल्दी से मेरी संपत्ति को दुगना कर दे। अचानक बैलगाड़ी ने उनकी सारी संपत्ति गायब कर दी। अरे, हम तो कंगाल हो गए। ये सब हमारे लालच का नतीजा है। पता नहीं अब हमें क्या करना चाहिए। संपत्ति वापस पाने के लिए हमें रतन से माफी मांग लेनी चाहिए। फिर दोनों रतन के पास जाकर सच्चाई बताकर माफी मांगने लगते हैं। भाई, मैंने तुम्हारी जादुई बैलगाड़ी चुरा ली थी, मुझे माफ कर दो। भाई, तुम्हें याद है पिताजी आखिरी समय में इस बैलगाड़ी के बारे में बताना चाहते थे। हाँ, याद है। ये बैलगाड़ी सच्चाई का साथ देती है। जो लालच करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। पिताजी यही बताना चाहते थे। हाँ, मगर इस बात का पता तब चला जब मैं बर्बाद हो चुका हूँ। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए भैया। रतन ने उन्हें माफ कर दिया और बैलगाड़ी की मदद से उनकी संपत्ति वापस दिला दी। ए जादुई बैलगाड़ी, मेरे भाई की संपत्ति उसे वापस लौटा दो। रतन, मुझ पर एक एहसान और करना। क्या अब हम दोनों एक साथ रह सकते हैं? हाँ, पिताजी की भी यही ख्वाहिश थी कि हम साथ साथ रहें। ये सुनकर बिरजू खुश हो जाता है। दोनों भाई फिर से साथ रहने लगते हैं और जादुई बैलगाड़ी की मदद से पूरे राज्य की भलाई करने लगते हैं। कर्णावती नगरी में हर साल की तरह आज भी मेला लगा था। राधा अपनी माँ के साथ मेला देखने गई थी। माँ, ये चूड़ियाँ कितनी खूबसूरत है ना? तुझे पसंद है तो ले ले बेटी। तभी अचानक वहाँ तेज हवा चलने लगती है और विमला घबराते हुए बोली, तेज हवा इस बात का संकेत है कि वो नकाबपोश उड़न खटोले वाले अभी मेले में आने वाले हैं। हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। हाँ माँ, वो बड़े ही खतरनाक किस्म के दरिंदे हैं। चलो भाग चलते हैं। दोनों की भाग जाने से पहले ही तेज हवा के साथ उड़ता हुआ उड़न खटोला राधा के पास आकर रुक गया।
और उड़न खटोले में से एक नकाबपोश निकलकर राधा के सामने खड़ा होकर बोला, मैं जादूगर हूँ मूर्ख लड़की। शायद तुझे पता नहीं कि मैं दूर की भी बात आसानी से सुन लेता हूँ। तू मुझे पसंद आ गई है, इसलिए आज मैं तुझे उठाकर दरिया के पार लेकर जाऊंगा। इतना बोलकर उस नकाबपोश ने राधा का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए उड़न खटोले की ओर ले जाने लगा। छोड़, मैं कहती हूँ मुझे छोड़, छोड़, मेरी बेटी को छोड़ दे दरिंदे, छोड़। जादूगर राधा को जबरदस्ती उड़न खटोले में बिठा देता है। उसके बैठते ही उड़न खटोला तेज रफ्तार से लोगों की नजरों से ओझल हो जाता है। अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ, वो दरिंदा मेरी बेटी को उठा कर ले गया। मदद की उम्मीद लिए विमला दौड़ते हुए राजा के दरबार में पहुंचती है, जहां राजा विक्रम अपना दरबार लगाकर बैठे थे। महाराज मदद करो महाराज। क्या हुआ माता, आप इतनी परेशान क्यों हैं? महाराज, मेरी बेटी को उड़न खटोले वाला जादूगर ले गया है। मेरी बेटी को बचा लो महाराज, मेरी बेटी को बचा लो। ये सुनकर राजा गुस्से में आग बबूला होकर अपने मंत्री से बोला, मानसिंह, आज फिर वो हमारे राज्य की लड़की को उठा कर ले गया है, उससे लड़ने की तैयारी करो। माफ करना महाराज, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो उड़न खटोले में आता है और लड़कियों को लेकर दरिया के उस पार चला जाता है। कौन है और ऐसा क्यों करता है, इसका पता तो लगाना पड़ेगा मानसिंह, वरना जनता का हम पर से विश्वास उड़ जाएगा। जी महाराज, मैं आज ही राज्य के सारे गुप्तचरों को आपका संदेशा पहुंचा देता हूं। देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है और एक दिन जब मानसिंह राज्य में घूम रहे थे, तभी तेज हवा चलने लगी। जब इस तरह तेज हवा चलती है, तभी वो उड़न खटोला लेकर आता है। मुझे यहीं कहीं छुपकर उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। मानसिंह एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। कुछ ही देर में उड़न खटोला एक घर के सामने आकर रुक जाता है और उस उड़न खटोले से एक नवयुवक निकलकर अपने घर में चला जाता है। ये तो अली है, इसका मतलब अली ही लड़कियों का अपहरण करके दरिया के उस पार लेकर जाता है। मुझे महाराज को तुरंत सूचित करना होगा। मानसिंह फौरन राजमहल में जाकर महाराज को ये संदेशा देते हैं। महाराज की जय हो। बोलो मानसिंह, क्या खबर लाए हो? महाराज, मैंने पता लगा लिया है कि वो नकाबपोश कौन है। तो फिर मुझे जल्दी से बताओ मानसिंह, ताकि मैं उसे बंदी बनाकर कड़ी से कड़ी सजा दे सकूं। महाराज, उड़न खटोले वाला कोई और नहीं, हाजी बाबा का बेटा अली है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज, मैंने अली को अपनी आँखों से देखा है। अली ही उड़न खटोला लेकर आया और अपने घर में गया। अगर वो अली ही है तो देखते क्या हो, जाओ इसी समय सैनिकों को भेजकर अली को गिरफ्तार करके यहाँ पर लेकर आओ। कुछ ही देर में राजा के सैनिक अली को गिरफ्तार करके दरबार में लेकर आए। महाराज, मुझे गिरफ्तार करके यहाँ क्यों लाया गया है? इसका जवाब तुम्हारे पास ही है। क्या तुम्हारे पास उड़न खटोला है? हाँ, मेरे पास उड़न खटोला है। तो इसका मतलब तुम ही वो नकाबपोश हो जो लड़कियों का अपहरण करके दरिया के उस पार ले जाता है। नहीं महाराज, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। मुझ पर विश्वास कीजिए महाराज, इसे बंदी बना लिया जाए। राजा ने अली की बात पर विश्वास नहीं किया और उसे कारागार में डाल दिया। अगले दिन राजा विक्रम अपने दरबार में बैठा था कि तभी एक दासी दौड़ती हुई आकर बोली, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ दासी, तुम इतनी घबराई क्यों हो? महाराज, राजकुमारी चंद्रमुखी अपनी सखियों के साथ महल के बगीचे में घूम रही थी। तभी वहाँ नकाबपोश उस उड़न खटोले पर बैठकर वहाँ आया और राजकुमारी का अपहरण कर ले गया। क्या? राजकुमारी के अगवा होने की खबर सुनकर राजा की होश उड़ गए। मानसिंह, उड़न खटोले वाले अली को तो मैंने कारागार में बंद करवा दिया है, फिर ये कौन सा नकाबपोश आकर मेरी पुत्री का अपहरण करके ले गया? ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? इसका मतलब अली निर्दोष है और उड़न खटोले वाला कोई और ही है। हमें फौरन कारागार में जाकर अली को देखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने इस कारागार से भागकर इस वारदात को अंजाम दिया हो। ठीक है, चलो। आनन फानन में सभी कारागार जाते हैं, परंतु कारागार में अली मौजूद होता है। अली तो यहाँ है, तो फिर वो कौन था? महाराज को चिंतित देखकर अली बोला, महाराज, आप चिंतित नजर आ रहे हो, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? एक बेसहारा बाप राजा विक्रम अली को सारी घटना बताते हुए बोला,
वो उड़न खटोले वाला नकाबपोश मेरी बेटी का अपहरण करके ले गया है। मेरी मदद करो अली। आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है, पर सबसे पहले आप मुझे इस कारागार से मुक्त कीजिए महाराज। राजा ने तुरंत अली को रिहा कर दिया। फिर अली अपने उड़न खटोले पर बैठकर सीधे दरिया के उस पार जाने लगा। जैसे ही अली दरिया के उस पार एक टापू पर जाता है तो वो देखता है कि वो नकाबपोश राजकुमारी का हाथ पकड़े हुए है। सावधान हो जा दरिंदे, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। तू मौत है तो मैं यमराज हूँ। मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ। जान प्यारी है तो राजकुमारी को छोड़ दे। बच्चे, तुझे जान प्यारी है तो तू यहाँ से चला जा, वरना मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तेरी माँ भी तेरा चेहरा नहीं पहचान पाएगी। चेहरा तो तू अपना छुपा रहा है नामर्द। अगर मर्द का बच्चा है तो एक बार नकाब उतार, मैं भी तो देखूं कि तू है कौन। ये बात है तो ये देख। नकाबपोश ने तुरंत अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और अली से बोला, मैं जादूगर ईलाल हूँ, मगर तू मुझे यमराज कह सकता है। जादूगर, आज तेरी खैर नहीं। आज तू नहीं या मैं नहीं। इतना बोलकर अली ने अपनी तलवार निकाल ली। जादूगर ने भी अपनी तलवार निकाल ली और दोनों में युद्ध होने लगा और कुछ ही देर में अली ने जादूगर को धराशायी कर दिया। राजकुमारी, आप ठीक तो हो? हाँ। राजकुमारी, जल्दी से उड़न खटोले में बैठ जाइए, महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर अली राजकुमारी को उड़न खटोले पर बिठाकर राजमहल ले आया। ये देख सब खुश हो गए। महाराज, ये लीजिए आपकी अमानत। महाराज, अली को इनाम मिलना चाहिए। मुझे बचाने के लिए इसने अपनी जान खतरे में डालकर जादूगर को परास्त किया है। ये सुनकर राजा विक्रम रहस्यमयी अंदाज में अपने सैनिकों से बोला, अली को गिरफ्तार कर लो। राजा का हुक्म मिलते ही सैनिकों ने अली को गिरफ्तार कर लिया। महाराज, ये क्या कर रहे हो महाराज? मैंने तो आपकी मदद की है और आप मुझे ही बंदी बना रहे हो। राजा का कटु हास्य सुनकर सब सन्न रह गए। तभी अचानक राजा नकाबपोश जादूगर बन जाता है और अली की तरफ हंसते हुए देखकर बोला, तुम समझते थे कि मैं राजा हूँ? अरे मूर्ख अली, राजा मैं नहीं, राजा वो था जिसे तू अभी अभी परास्त करके आया है। जादूगर का छल सुनकर सब सन्न रह गए। जब मुझे पता लगा कि मेरे अलावा किसी और के पास भी उड़न खटोला है और राजा ने उस उड़न खटोले के मालिक को बंदी बना लिया है, मैंने उसी समय राजा का अपहरण करने की योजना बनाई। और जब राजा तुझसे मिलने कारागार आया था और जिस दिन तू कारागार से मुक्त हुआ था, उसी दिन मैं राजा को बंदी बनाकर दरिया पार ले गया था। फिर अपनी जादुई शक्ति से मैंने उसे अपने जैसा बना दिया और खुद राजा विक्रम बन गया। जादूगर ने इतना कहा ही था कि तभी एक दूसरा उड़न खटोला उड़ते हुए वहाँ आया। जादूगर अली की तरफ देखकर बोला, मेरा उड़न खटोला कुछ ही दिनों में नष्ट होने वाला है, इसलिए मुझे तेरा उड़न खटोला चाहिए। उसके बाद मैं राजकुमारी से विवाह करके किसी को परेशान नहीं करूँगा। इतना बोलकर जादूगर ने राजकुमारी को अपने उड़न खटोले में बिठा लिया और खुद अली के उड़न खटोले पर बैठ गया। दोनों उड़न खटोले चलो दरिया के उस पार। जैसे ही दोनों उड़न खटोले हवा में उड़ने लगे, अचानक अली के उड़न खटोले में आग लग गई। ये क्या हो रहा है? ये उड़न खटोले में आग कैसे लग गई? है उड़न खटोले, मुझे नीचे उतार। ये उड़न खटोला सिर्फ मेरा ही हुक्म मानता है, ये नीचे नहीं आएगा। मगर ऊपर जाते वक्त तो इसने मेरा हुक्म माना था। नहीं, उस वक्त भी मैंने ही इसे हुक्म दिया था दरिंदे। देखते ही देखते जादूगर के शरीर में आग लग गई। अली मुझे बचा ले, मुझे माफ कर दे अली। ये उड़न खटोला मुझे देवता ने दिया था, इस पर तुम्हारे जैसा पापी कभी नहीं बैठ सकता। अगर तुम्हारे जैसा पापी इस उड़न खटोले पर बैठेगा तो जलकर राख हो जाएगा। भले ही मैं जलकर राख हो जाऊं, लेकिन मेरा उड़न खटोला मेरी ही बात मानेगा। देख उस तरफ राजकुमारी मेरे ही उड़न खटोले में है, वो बच नहीं पाएगी। जादूगर ने इतना बोला ही था कि तभी वो जलकर राख हो गया। ठीक उसी समय अली के कानों में राजकुमारी की आवाज टकराई।
अली, मुझे बचा लो अली, मुझे बचा लो। अली अपने उड़न खटोले की ओर देखकर हाथ जोड़ते हुए बोला, ए मेरे उड़न खटोले, मेरे पास आओ। तुम्हारी मदद से सबकी सहायता और अच्छे काम करना अभी बाकी है। अली की बात सुनकर उड़न खटोला तुरंत अली के पास आ गया। उस पर बैठते हुए अली बोला, चलो उड़न खटोले, राजकुमारी की जान बचानी है। उड़न खटोला तेजी से उड़कर राजकुमारी के पास जाने लगा और कुछ ही देर में राजकुमारी के नजदीक पहुंच गया और उसे अपने उड़न खटोले में बिठा लिया और उड़न खटोले से बोला, हे उड़न खटोले, मुझे दरिया के उस पार ले चलो, वहाँ हमें महाराज को बचाना है। उड़न खटोला बहुत ही तेज रफ्तार से दरिया के उस पार जाने लगा। टापू पर जाते ही अली ने देखा महाराज अभी भी जादूगर के भेष में है। हे जादुई उड़न खटोले, महाराज को इनके असली रूप में ला दो। महाराज को असली रूप में देख सब खुश हो जाते हैं। महाराज आप ठीक तो हो? हाँ हाँ अली, मैं ठीक हूँ। महाराज, मैंने आपको जादूगर समझ परास्त किया था, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तुम पर गर्व है अली। चलिए महाराज, उड़न खटोले पर बैठ जाइए। राजा तुरंत उड़न खटोले पे बैठ जाते हैं और उड़न खटोला उड़ने लगता है और कुछ ही देर में उड़न खटोला राजमहल पहुंच जाता है। राजा को जिंदा देख सब खुश हो जाते हैं। मैंने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया, तुम्हें बगैर किसी दोष के कारागार में डलवा दिया। उसके बावजूद भी तुमने मेरी पुत्री की जान बचाई और तो और तुमने मेरी भी जान बचाई। ये मेरा कर्तव्य है महाराज। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो अली, इसलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही कराऊंगा। राजा की बात सुनकर अली खुश हो गया और कुछ ही दिनों में राजकुमारी का विवाह अली के साथ हो गया। विवाह के बाद राजा ने अली को कर्णावती राज्य का अगला राजा घोषित कर दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।